अमरावती के प्रसिद्ध अंबा देवी और एकवीरा देवी मंदिर में आयोजित नवरात्र का उत्सव शुक्रवार को समापन हो गया। कोरोना नियम का पालन करते हुए इस अंबा देवी और एकवीरा देवी सीमोल्लंघन बहुत ही साधारण तरीके से किया गया। अंबा देवी और एकवीरा देवी का नवरात्र उत्सव 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था। देवी के भक्त न केवल विदर्भ से बल्कि महाराष्ट्र से भी अंबा माता और एकवीरा देवी के दर्शन करते हैं। हर साल विजयादशमी के दिन अंबा माता और एकवीरा देवी की पालकी सीमोल्लंघन के लिए शहर के दशहरा मैदान जाती है। इस पालकी समारोह में बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। हालांकि पिछले 2 साल से कोरोना के संक्रमण की वजह से पालकी की रस्म को रद्द कर दिया गया है। इस बार भी भव्य आयोजन नहीं हुआ, लेकिन अंबा देवी और एकवीरा देवी को कुछ चुनिंदा लोगों की उपस्थिति में कार से दशहरा मैदान ले जाकर वर्षों से चली आ रही परंपरा निभाई गई। अमरावती जिले में इस बार संतरा उत्पादक किसान संकट में है। पेड़ से संतरे के फल गिरने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। संतरे के फल को हो रहे नुकसान पर देखते हैं ये खबर। अमरावती जिले के मोर्शी, वरुड, चंदुर बाजार, अचलपुर, परतवाड़ा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संतरा उत्पादक हैं। जिले की ये तहसील अपने अच्छे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से संतरा उत्पादक बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और व्यापारियों की मनमानी का शिकार हो रहे हैं। मौसम बदलने की वजह से संतरा को हो रहे नुकसान से किसान काफी चिंतित है। आमचा संत्रा बाग शिरसगाव ते पांढरी रोडवर आहे। या वर्षी संत्र्याला खूप मोठ्या प्रमाणात गळ आहे। हे कशामुळे आहे, काय आहे हे लक्षात आलेले नाही आहे। या शेतीला खूप पैसे लावले, आम्ही कर्ज काढलं, याची पाहणी करावं। याने पाहणी करण्याकरता कोणीतरी आलं पाहिजे। नागपूरला याचं संशोधनासाठी केंद्र आहे, त्यांनी सुद्धा यायला पाहिजे। आणि आम्ही हे कर्ज कसं द्यावं, काय द्यावं, आम्हाला खूप मोठा गंभीर प्रश्न पडलेला आहे। शुरुआत में संतरे के पेड़ पर अच्छे फल आए, जिससे संतरा उत्पादक किसानों को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन किसानों की उम्मीद कुछ ही समय बाद टूट गई, क्योंकि संतरा के फल पेड़ पर ही खराब होने से किसान परेशान हैं। उन्हें चिंता है कि इन संतरों को कोई खरीदेगा भी या नहीं। हालांकि अभी तक इस ओर कृषि विभाग ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। संतरा उत्पादक किसान कृषि विभाग से उचित सलाह की मांग कर रहे हैं। आमच्याकडे 600 झाडं आहे। 600 झाडावर कमीत कमी 1 ते 1.5 लाख रुपये खर्च झाला आहे आमचा। आणि फवारे मारणं, हे करणं, ते करणं, आणि कृषी अधिकाऱ्याला विचारावं आम्ही कोणची सल्ला, तर पुन्हा सल्ला देत नाही कृषी अधिकारी। त्याच्यामुळं आता हे संत्र्याची गळ खूप झाली आहे आणि तेवढा पैसा तयार होणं हे काही शक्य नाही आहे आणि यावर्षी खूप नुकसान आहे। तर त्याच्यामुळे यावर्षी काय झालं, अति पावसाळा झाल्यामुळं माझं खूप नुकसान झालेलं आहे आणि त्याच्याकडे शासनाचं पण दुर्लक्ष आहे, कृषी अधिकाऱ्यांचं पण दुर्लक्ष आहे। त्यांचा पण योग्य आम्हाला सल्ला मिळत नाही। अति पावसामुळं बुरशीचं प्रमाण वाढल्यामुळं संत्र्याची खूप मोठ्या प्रमाणात गळ झालेली आहे। जिथं 20 ते 25 कॅरेट संत्र निघाला पाहिजे होते एका झाडावर, तिथं आता 8 ते 10 कॅरेटच्यावर संत्र आलेले नाही। आणि इकडून तिकडून ते विकायचा जो आम्ही प्रयत्न करत आहे, तर त्याकडे व्यापारी पण दुर्लक्ष करत आहे। व्यापारी पण आमची टिंगल उडवत आहे। येतात, रस्ते चांगले नाही आहे, तुमचा तिथून माल काढावा कसा, हा खूप मोठा प्रॉब्लेम येत आहे आम्हाला। त्याच्यामुळे आमचा संत्रा आता 30 ते 35 हजार रुपयाहून एकदम 10 ते 12 हजार रुपये टनावर येऊन ठेपलेला आहे। 10 ते 12 हजार रुपये टनानं आम्हाला आमचा लागवडीचा खर्चसुद्धा निघत नाही आहे। तर याकडे शासनानं काही ना काही लक्ष देऊन आम्हाला काही ना काही मदत दिली पाहिजे। पेड़ से ही संतरा फल गिरने लगे हैं। इसे देख किसानों ने अपने स्तर पर कुछ दवाइयों का छिड़काव भी किया, लेकिन इससे कोई खास असर नहीं हुआ। शुरुआत में 400 से 500 रुपए के अनुसार 20 किलो के क्रेट की कीमत मिल रही थी, लेकिन अभी तो एक क्रेट का दर मात्र 150 से 200 तक गिर गए हैं। माझ्या बगीचाची नुकसान जे गळण आहे ते झालेली आहे आणि मला सरकारी आर्थिक मदत देण्यात यावी आणि जे नुकसान झालेलं आहे पाण्याबद्दल त्याची आम्हाला आर्थिक मदत देण्यात यावी। आणि आमच्या अंगावर एवढं कर्ज आहे, महाराष्ट्र बँकेचे कर्ज आहे आमच्या अंगावर, ते कसं मुरे भरायचे, अशी गळण असल्यानंतर कशी भरायचे यांची आमची नुकसान भरपाई करून द्यावी सरकारमार्फत।
तेच विनंती। विदर्भ का ये हिस्सा कभी कैलिफोर्निया के नाम से जाना जाता था और आज इस क्षेत्र में संतरा उत्पादकों की स्थिति चिंतनीय हो गई है। अब तो कृषि विभाग और नागपुर के अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक से इस और ध्यान देने की अपील की जा रही है ताकि किसानों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर में नगर पंचायत के सफाई कर्मी 13 अक्टूबर से ही काम बंद आंदोलन पर है। विविध मांगों को लेकर शुरू इस आंदोलन की वजह से साफ सफाई प्रभावित हुई है। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर की नगर पंचायत अंतर्गत कार्यरत सफाई कर्मी अपनी विविध मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 2 माह का वेतन भुगतान व अन्य मांगों को लेकर 13 अक्टूबर से ही ये आंदोलन शुरू है। शनिवार को इस आंदोलन का चौथा दिन है, लेकिन C2 सफाई कामगार यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम शिंदे के नेतृत्व में आंदोलन पर बैठे ये सफाई कर्मी अभी भी अपनी मांग को पूरा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। 2 माह के वेतन का तत्काल भुगतान, बैंक के माध्यम से मासिक भुगतान, सफाई कर्मचारियों को PF की जानकारी, सुरक्षा किट आदि की मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। इस काम बंद आंदोलन की वजह से शहर में साफ सफाई का काम भी प्रभावित हुआ है। अमरावती शहर में आपसी रंजिश में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। शहर के खोलापुरी पुलिस थाना अंतर्गत हुए जानलेवा हमले में आकाश खड़से गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। अमरावती शहर में दशहरे की रात सभी और त्योहार का पूरा उत्साह था। वहीं शहर के खोलापुरी पुलिस स्टेशन अंतर्गत आकाश खड़से नाम के एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी विलास वाघमारे ने आपसी विवाद में आकाश पर चाकू से वार कर उसे जख्मी कर दिया। इस हमले के बाद आरोपी वहां से भाग निकला, जिसके बाद गंभीर रूप से जख्मी आकाश को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। काल रात्री जवळपास 11 ते 11:30 दरम्यान किरेदी आकाश बाळू खडसे हा मित्रासोबत माझा तिथे कोठ्यावर बसला होता। त्यावेळी आरोपी विलास वाघमारे आला आणि त्याने त्याला मी तुला मारतो ही धमकी देऊन त्यांच्यामध्ये झालेल्या जुन्या वादाच्या कारणावरून त्याने त्याच वेळी त्याच्या खिशातून चाकू काढला आणि त्याच्या खिशात 5 वार केले। अंजनगांव सुरजी के बस स्टॉप के पास एक गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। इस आग में गोदाम में रखे लाखों रुपए के सामान जलकर बर्बाद हो गए। हालांकि बाद में दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। परतवाड़ा अंजनगांव बस स्टॉप क्षेत्र में BSP कॉलेज के पास सागर कन्फेक्शनरी के गोदाम में शुक्रवार शाम अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से पूरे गोदाम में फैल गई, जिससे गोदाम में रखे लाखों रुपए के कन्फेक्शनरी के माल जलकर खाक हो गए। गोदाम से निकलती आग की लपटों को देखकर परिसर में रहने वाले लोग भी काफी घबरा गए थे। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 4 से 5 गाड़ियां बुलानी पड़ी थी। गनीमत रही कि इस आग में कोई जीवित हानि नहीं हुई। महाराष्ट्र विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार पर बार बार एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने पर शनिवार सुबह पलटवार करते हुए कहा कि अगर मोदी जी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते तो महाराष्ट्र का आधा मंत्रिमंडल जेल में होता। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दशहरा संबोधन पर भी फडणवीस ने कहा कि उद्धव जी के भाषण में फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी। माननीय आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हे एजन्सीजच्या वापराच्या पूर्णपणे विरोधात आहेत आणि ते कधीही एजन्सीजचा गैरवापर करू देत नाहीत। ते एजन्सीच्या कामात मध्येही येत नाहीत आणि त्यांना राजकीय वापराकरता कधी त्यांचा वापरही करत नाहीत। अन्यथा जर एजन्सीजचा वापर हा जर केला असता तर तुमचं अर्ध मंत्रिमंडळ आज जेलमध्ये असतं। या ठिकाणी ईडी CBI याकरता आली की जो भ्रष्टाचार चाललेला आहे, मला तर असं वाटतं की राज्याचे प्रमुख म्हणून या ठिकाणी IT विभागाच्या रेड्समधनं जे त्यांनी सांगितलेलं आहे, तुम्हाला झोपच यायला नको की राज्यामध्ये इतकी प्रचंड अशा प्रकारची दलाली चाललेली आहे। आणि खरं म्हणजे दलाली तर आता या स्तरावर पोचली आहे की काही मंत्र्यांकडे ITच्या रेडमध्ये असं लक्षात येत आहे की काही मंत्र्यांकडे वसुलीचं सॉफ्टवेअर तयार केलेलं आहे आणि त्यातनं अलर्ट घेतले जातात कोणाकडनं किती वसुली करायची आहे
हे या ठिकाणी जर चालत असेल तर या महाराष्ट्रामध्ये खऱ्या अर्थानं ईडी CBI ही येणारच आहे. आणि उद्धवजी, ज्या सरकारचं नेतृत्व तुम्ही करता आहात ते महाराष्ट्राच्या इतिहासातलं सगळ्यात भ्रष्ट सरकार आहे. आणि तुम्ही हे लक्षात ठेवा की इतिहासामध्ये याची नोंद होईल की हे महाराष्ट्राच्या इतिहासातलं सगळ्यात भ्रष्ट सरकार आहे. या सरकारचा एकच एजेंडा आहे, तो म्हणजे एक्सटॉर्शन. आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत नेशनल यूनिटी डे के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत नेशनल यूनिटी डे के उपलक्ष्य में गढ़चिरौली से केवड़िया के लिए निकली CRPF की साइकिल रैली को शनिवार सुबह नागपुर से महापौर दयाशंकर तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये रैली 31 अक्टूबर को केवड़िया पहुंचेगी. CRPF द्वारा देश के 5 जगहों पर गढ़चिरौली, त्रिवेंद्रम, लेह, जैसलमेर और नेपाल बॉर्डर से साइकिल रैली निकाली गई है, जो कि एक साथ 31 अक्टूबर को केवड़िया पहुंचेगी. गढ़चिरौली से CRPF की साइकिल रैली शुक्रवार को नागपुर पहुंची थी और शनिवार सुबह CRPF कैंप में एक रंगारंग कार्यक्रम में आगे के सफर के लिए रैली को हरी झंडी दिखाकर महापौर ने रवाना किया. इस दौरान CRPF ग्रुप सेंटर नागपुर के DIG प्रशांत जाम्भोलकर ने कहा कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम हर क्षेत्र में अव्वल रहेंगे. हम लोग ये रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नेशनल यूनिटी डे के उपलक्ष्य में, जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है. सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है उस दिन. तो ये रैली जो है देश के चारों हिस्सों से निकल रही है. एक गढ़चिरौली से, फिर एक त्रिवेंद्रम से निकल रही है, एक लेह से आ रही है और एक जैसलमेर से और एक नेपाल बॉर्डर से, जो केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को पहुंचेंगे 31 अक्टूबर को. हमको पूरे देशवासी को यही संदेश देना है कि हम लोग को ये जो आज़ादी मिली है इसके लिए हमारे जो है पहली पीढ़ियों ने, पूर्वजों ने बहुत मेहनत की और इसको बनाए रखने के लिए हमको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो सभी यंग जनरेशन जितना है उनको यही संदेश है कि इस देश को और अच्छा बनाने के लिए हमको हर चीज़ में अव्वल रहना पड़ेगा. हर चीज़ में हमको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, चाहे वो लड़ाई हो, कोई भी चीज़ हो, तो हमको हर चीज़ में आगे रहना पड़ेगा. ये रैली आज गढ़चिरौली से कल शाम को यहाँ पहुँची और आज हमने इसको यहाँ से आगे मेयर श्री दयाशंकर तिवारी जी ने इसको आगे यहाँ से फ्लैग ऑफ किया और ये यहाँ से निकली है अभी केवड़िया के लिए. तो ये कवर करेगी यहाँ से महाराष्ट्र, MP और गुजरात में फाइनली ये पहुंचेगी 31 अक्टूबर को. तो आप सभी को यही संदेश है कि आप जो है इस भारतवर्ष को और उज्जवल और बढ़िया बनाने के लिए अपना अपना योगदान दें. धन्यवाद. अमरावती में प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी पिछले कुछ वर्षों से अपने घर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. दशहरे की पूर्व संध्या पर उनका इंतजार खत्म हुआ. मनपा द्वारा फ्लैटों का ऑनलाइन ड्रॉ निकाला गया. मेयर चेतन गावंडे और मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने महानगर पालिका के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हॉल में घर हस्तांतरित किए गए. इनमें से 607 फ्लैट ऑनलाइन लॉटरी के जरिए लोगों को अलॉट हुए. मौजा महसला, राहतगांव, नवसारी, तारखेड़ा, गंभीरपुर, बडनेरा, बेनोदा, निम्भोरा में कुल 15 भूखंडों पर निर्माण कार्य किया जा रहा है. ये सभी प्लॉट मनपा के हैं और प्लॉटों का विकास कार्य उसी निधि से रेडी रेकनर दर के अनुसार किया गया है. अमरावती मनपा के प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक संख्या 3 के तहत कुल 860 फ्लैट निर्माणाधीन है. इनमें से 660 फ्लैट निर्माणाधीन है. एक फ्लैट की औसत कीमत 9 लाख
लाख रुपए है, जिसमें से 2,50,000 रुपए सरकारी अनुदान है। इसमें से 1,50,000 केंद्र सरकार और 1 लाख राज्य सरकार के हैं। शेष राशि रुपए 6,50,000 लाभार्थी का हिस्सा है और उन्हें ये राशि प्रदान करनी होगी। ड्रॉ में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और विकलांग सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण भी शामिल है। दूसरी ओर अभिलेखीय सूची के अनुसार 43% घर सामान्य वर्ग के लिए रखे गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 660 घरकुलांचा सदनिका सोडतचा कार्यक्रम जो आहे तो आज आपण आयोजित केला होता महानगरपालिका डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहामध्ये। 660 सदनिकांचा सोडतीचा कार्यक्रम व्यवस्थितरित्या पार पडून लाभार्थ्यांना आता सदनिका वाटपचे पत्र जे द्यायचे आहे ते प्रक्रिया आम्ही 25 तारखेपासून चालू करू, जेणेकरून लाभार्थ्यांना बँकेकडून कर्ज घ्यायचे असेल तर त्यांना बँकेला ते पत्र द्यावे लागेल, त्यानंतर त्यांना कर्ज मिळेल। जे नगदी स्वरूपात भरणारे लोक असतील त्यांच्यावरती काही प्रश्न नाही आहे, त्यांना अलॉटमेंटचे पत्र मिळतील। सर्व लाभार्थ्यांना ह्या सदनिका आज वाटप झालेल्या सदनिका पुढील 6 महिन्यामध्ये दिल्या जातील ही आमचे प्रयत्न आहे। अमरावती में नए मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची में रजिस्टर करने की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो रही है। उम्मीद है कि इस बार मनपा चुनाव से पहले नए मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। मनपा चुनाव में इस बार नए वोटरों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जिन्होंने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है उन्हें पहली बार के लिए मनपा चुनाव में मतदान करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए 1 नवंबर से मनपा प्रशासन द्वारा मतदाता पंजीकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। नए मतदाताओं को पंजीकृत करने के लिए मनपा द्वारा कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपील की जाएगी, इसलिए शहर में नए मतदाताओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। 1 नवंबर से मतदाता सूची तैयार करने का काम शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण भी किया जा सकता है। पिछली बार के मतदाता सूची में कुछ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे, लेकिन अब वो भी अपना नाम मतदाता सूची में रजिस्टर करा सकते हैं। 18 साल पूरे करने वाले मतदाता उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। अमरावती महानगर पालिका के चुनाव में मुस्लिम क्षेत्र से पार्षद को उसी निर्वाचन क्षेत्र से होने की मांग अब जोर पकड़ रही है। आगामी मनपा चुनाव में वार्ड गठन व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय की ओर से मनपा आयुक्त को निवेदन दिया गया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के सभी दलों के नेता मौजूद थे। नगर निकाय चुनाव में महज 4 महीने बचे हैं। राजनीतिक दलों की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है और यहाँ तक कि उम्मीदवार भी मैदान में उतरने के हर मौके का फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। दिवाली के करीब आने तक शहर में राजनीतिक घटनाक्रम और भी तेज हो जाएंगी। आंतरिक बैठकें पहले ही शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवारों के नेता बैठक भी करने लगे हैं। वहीं अब कुछ नेता मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए एक पार्षद मुस्लिम होना चाहिए ऐसी मांग कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र के विकास को बनाए रखा जा सके। ये मांग किसी के पार्टी में नहीं बल्कि सभी मुस्लिम समुदाय के नेताओं द्वारा की गई है। आज अमरावती महानगर पालिका में सभी दल के जो लीडर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने महानगर पालिका आयुक्त रोड़े साहब से मुलाकात की इस विषय पर कि आने वाली आगामी 2022 का जो महानगर पालिका का चुनाव है उसकी जो प्रभाग की रचना है वो किस तरीके से की जाए। इसी विषय को लेकर सभी दल के लोग उसमें मौजूद थे मुस्लिम क्षेत्र से, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो मुस्लिम इलाका है जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट चुन के आ सकता है तो उस इलाके को इधर ही रखा जाए और वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट ही चुन कर आए। अक्सर ऐसा होता है कि अमरावती का जो क्षेत्र इधर लगा हुआ है, जैसे BMV से लगा हुआ है, पैराडाइज कॉलोनी और अलीलाल कॉलोनी है, हमारे अलबशीर नगर है, अबू बकर नगर है, तो ये इलाका जो है वो नवसारी में चले जाता है, जिसकी वजह से दूसरे जो वहाँ से नगर सेवक चुनकर आते हैं तो इधर वो लोग ध्यान नहीं देते और पूरे 5 साल वो इलाका विकास से वंचित रहता है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती।